डेटा पे एक नज़र डालने से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि कोरिलेशन परफेक्ट होगी, हाई होगी, मॉडरेट होगी, वीक होगी। मसलन अगर इस तरह से हो कि एक्स की चेंज से आप लेते हैं कि एक्स में कुछ चेंज आती है, एक्स की एक जितनी चेंज के बदले में वाई के अंदर कांस्टेंट चेंज आए, तो फिर ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट कमी हो या इजाफा हो, ये अगर इजाफा हो रहा है मुसलसल एक्स के बढ़ने से और एक्स की कमी से मुसलसल कमी हो रही है, तो फिर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अपोजिट हो तो फिर ये परफेक्ट नेगेटिव। मतलब ये एग्जांपल आप देखें, पहला एक टेबल है, इसमें एक्स की वैल्यू है 1 2 3 और वाई 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, यानी एक्स में एक एक यूनिट बढ़ता है तो वाई के अंदर 5 5 का इजाफा हो रहा है। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा टेबल देखें, एक्स की वैल्यूज है 1 2 3, वाई की वैल्यूज हैं 16 12 और 8, यानी एक्स 1 है तो वाई 16, एक्स 2 है तो वाई 12, एक्स 3 है तो वाई 8। चार चार की डिक्रीज आती जा रही है, यानी एक ही रेट से एक्स में इजाफा हो रहा है और वाई का रेट ऑफ डिक्रीज जो वो डिक्लाइन जो वो सेम है। ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ एक्स की इंक्रीज के साथ थर्ड जो टेबल है, इसमें एक्स के इजाफे के साथ वाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ के साथ बड़ी वैल्यूज़ ही रिलेटेड हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और फिर ये आगे देखेंगे तो आपको एक्स की चेंज के बदले में वाई में थोड़ी इंक्रीज जो है वो मिलेगी, या ये आपके पास फिर जो है ये आपके पास क्या लें कि नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल दी गई है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन की बड़ी सादा सी एग्जांपल है, एक्स 1 है तो वाई 6 है, वाई एक्स 2 है तब भी वाई 6 है, एक्स 3 है वाई तब भी 6 का मतलब है एक्स चेंज हो रहा है, वाई पे असर ही कोई नहीं हो रहा। या इसी तरह उलट भी देखा जा सकता है कि वाई को चेंज करो तो एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये सिचुएशन जो है ये नो कोरिलेशन की एग्जांपल जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल ये एक नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज जब आती है या नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज आती है तो वो परफेक्ट से लेस होती है, और वो नॉन यूनिफॉर्म काफ़ी थोड़ी हो तो फिर वो कह लें कि वीक कोरिलेशन। ये आगे वीक कोरिलेशन की भी उन्होंने एग्जांपल दी है। मसलन इसमें इंक्रीज तो आती है लेकिन दरमियान में कहीं कहीं डिक्रीज भी आ जाती है। मसलन एक्स 1 है तो वाई 36 हो गया, एक्स 2 हुआ तो वाई 1 हो गया, लेकिन एक्स 18 के साथ वाई 37 हो गया। यहाँ सेम पैटर्न नहीं रहता, ऑलवेज इंक्रीज वाली बात नहीं रहती या ऑलवेज डिक्रीज वाली बात जो है वो नहीं रहती। तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल इसकी दी है। नीचे ये इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन की मदद से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि जब इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन हो तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन हो तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होती है, और ज़्यादा अगर स्लोप है तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की निशानी है, और अगर थोड़ी स्लोप है तो ये वीक कोरिलेशन की निशानी है। अलबत्ता अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो फिर ये नो कोरिलेशन की निशानी है कि उनके दरमियान कोरिलेशन जो है वो नहीं पाई जाती। तो इसको एक और सेंस में भी कहा जा सकता है। ये देखें ज़रा इसकी स्कैटर डायग्राम, वही जो स्कैटर प्लॉट हमने डिस्कस किया था। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, पॉजिटिव कोरिलेशन में इस तरह की ओवल बनेगी, नेगेटिव कोरिलेशन में ओवल एलिप्स जो इस तरह की बनेगी। ये जो तीनों केसेस हैं ये नो कोरिलेशन के हैं, और ये जो है इसमें रिलेशन तो पाया जाता है, लेकिन याद रखें कि जो हम कोरिलेशन अज्यूम कर रहे हैं, जो फार्मूले पीछे हमने डिस्कस किए हैं, वो ऐसी सूरत को डिटेक्ट करते हैं या उस सूरत में रिलेशन की स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को मेजर करते हैं जब पॉइंट्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो। अगर उनके दरमियान कर्वेचर आ जाए यानी वो सीधी लाइन ना रहे तो फिर हमारे वो मेथड जो है वो यूज़फुल नहीं रहते। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आगे फिर उन्होंने ये रेंज रिस्ट्रिक्शन वगैरह को छोड़ दें, यहाँ इन्होंने एक छोटा सा टेबल बना के, वो जो मैंने शुरू में कुछ इस लेक्चर के स्टार्ट पे अल्फाज बोले, परफेक्ट कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, या वीक कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ये जो है ये एक टेबल उस चीज़ को शो करता है। R+1 का मतलब होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, R-1 का मतलब होगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0.8 से, या बल्कि इन्होंने 0.8 लिया है, हम अक्सर इसको 0.75 से ले लेते हैं कि 0.75 से 1 के दरमियान कह देते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और फिर जो है -1 से
-0.75 या -0.8 तक हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। इस तरीके से बाकी चीज़ें दी हुई हैं। R=0 का मीनिंग जो है वो है नो कोरिलेशन, या इसको लीनियर इंडिपेंडेंस कहेंगे। नॉन लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है, ये हो सकता है कि वेरिएबल रिलेटेड हो लेकिन लीनियरली रिलेटेड ना हो, उनका रिलेशन किसी और फॉर्म में हो। तो ये एक टेबल आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कोरिलेशन को क्यों कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन की एग्जांपल्स कौन सी हैं, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कोएफिशिएंट की, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूला की मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं, और उसको हम स्कैटर डायग्राम की मदद से किस तरह से असेस कर सकते हैं, और उसकी वैल्यूज़ की डिफरेंट रेंजेस का मीनिंग क्या लिया जाता है। ये एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने आपका इसमें बना दिया। अब आगे इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल आ गई, बहुत आसान सी एग्जांपल है। वो कहता है जी कि डेटा है, उसमें n8 दिया हुआ है, समेशन x दिया हुआ है, समेशन y है, समेशन x स्क्वायर है, समेशन y स्क्वायर और समेशन xy है। तो जो फार्मूलाज पीछे पढ़े उनमें हर वो फॉर्म जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ प्लग इन हो सकें वो एप्लीकेबल है। तो ये इन्होंने यूज़ किया n सम xy माइनस सम x सम y डिवाइड बाई n सम x स्क्वायर माइनस समेशन x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n सम y स्क्वायर माइनस सम y स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। n की वैल्यू 8 पुट कर दी, सम xy की वैल्यू जो है 768 पुट कर दी, माइनस समेशन x की वैल्यू 36, समेशन y की वैल्यू 152, और इस तरह डिनोमिनेटर में भी बाकी वैल्यूज पुट की, तो ये जवाब आया 1। तो क्लियरली आप कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी x की सेम लेवल इंक्रीज के अगेंस्ट y जो है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, या x की एक सेम रेट पे डिक्रीज के अगेंस्ट y भी सेम रेट पे एक कांस्टेंट रेट, सेम रेट पे नहीं कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज होगा, क्योंकि x और y का जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह नीचे उन्होंने एक और डाटा दिया है, उसी तरह से मिलता जुलता डाटा है, अलबत्ता उसमें डाटा में थोड़ी सी फॉर्म बदल दी गई। अब डाटा जो है वो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन यानी सम x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सम y माइनस वाई बार स्क्वायर, सम x माइनस एक्स बार इंटू सम y माइनस वाई बार की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब ज़ाहिर मैंने आपको बताया कि ये डाटा पे डिपेंड करता है कि आप फार्मूला की कौन सी शक्ल यूज़ करेंगे। पेपर में कोई सी भी शक्ल में डाटा दिया हो सकता है, आपने उससे मुतल्लिका फॉर्म जो है वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ वो सारा डेटा पुट किया, तो यहाँ आपके पास 0.81 जवाब आ रहा है। तो इस पे आप कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और उनके दरमियान रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि एक्स की इंक्रीज़ वाई में इंक्रीज़ ही काज कर रही है। अब ये वो तीसरी शक्ल है जिसमें कोई कैलकुलेशन करके नहीं दी गई, बल्कि आपको डाटा की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। एक्स कॉलम भी दिया गया है, वाई कॉलम भी दिया गया है। अब यहाँ से आपने इन्होंने डिसाइड किया कि ये फार्मूला लगाना है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट n सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए फार्मूला को देखें तो आपको x मल्टीप्लाइड बाई वाई का कॉलम चाहिए, x स्क्वायर का कॉलम चाहिए और वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए। एक्स वाई दिए हुए हैं, तो इनके प्रोडक्ट एक्स वाई की ले लें तो 2 ज़रब 18 36, 4 ज़रब 15 60, 5 ज़रब 11 55, इस तरीके से बाकी कॉलम कैलकुलेट किए गए हैं और उनके टोटल्स ले लिए गए हैं। आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैल्यूज़ पुट की गई। जवाब यहाँ ये इनका जो साइन है ये गलत लगा हुआ है, जवाब में माइनस साइन टाइपिंग में रह गया है, आगे कमेंट उन्होंने सही लिखा हुआ है, यानी ये जवाब है -0.9348। जवाब सही कैलकुलेटेड है, सिर्फ माइनस का साइन टाइपिंग में मिस हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, एक और शक्ल उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी ये जो हमें ऊपर पढ़ा कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी आप इस तरह कर लें, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, आप एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लें, ओरिजिन चेंज कर दें, यू ले लें x माइनस 5, वी ले लें y प्लस 1, और फिर देखें कोरिलेशन क्या आती है। शो करें कि आर वाई एक्स और आर यू वी आपस में वी यू जो आपस में बराबर हैं। तो पहले x में से 5 माइनस किया तो ये u कॉलम बन गया, y में 1 ऐड किया तो v का कॉलम बन गया। अब एक दफ़ा फार्मूला आर एक्स वाई का लिख लिया, एक फार्मूला आर यू वी का लिख लिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ x होगा x की जगह पे फार्मूला में u आ जाएगा, जहाँ y होगा
वहाँ v आ जाएगा। तो नया फार्मूला लिखने के बाद अब जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो ये कैलकुलेट कर लिए गए। इसकी कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कॉलम्स के टोटल्स किए गए, दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट की गई, दोनों से जवाब आपको 0.943, जो इधर थर्ड डेसिमल नहीं लिखा, जवाब में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और आर यू वी कैलकुलेट कर लें चाहे आर एक्स वाई कैलकुलेट कर लें, बोथ आर सेम। तो ये हमारा टोटल कोरिलेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। इतना ही आपके सिलेबस में कह लें कि शामिल है। तो मैंने इसकी कोरिलेशन की डेफिनेशन, उसकी नेचर, उसका फार्मूला, पॉपुलेशन कोरिलेशन, सैम्पल कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूला की मुख्तलिफ शक्लें, उसके बाद उसकी रेंज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैलकुलेशन की 3 एग्जांपल्स, उसके बाद उसकी नेचर को डायग्रामेटिकली असेस करना, ये सारा बहुत खूबसूरत तरीके से इस किताब के अंदर ब्रीफली दिया हुआ है। मैंने आलमोस्ट सारे का सारा आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो ये हमारी बेसिस कह लें कि जो रिग्रेशन के कोरिलेशन के हवाले से रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आगे आ जाएं तो अब फिर आ जाता है रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही ये बात बयान की कि हम 2 तरह से अपनी स्टडीज़ को किया करते हैं, या वो इंटरडिपेंडेंस स्टडी होती है या डिपेंडेंस स्टडी होती है, और कोरिलेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स में आ जाती है। अब हमारी डिपेंडेंस टेक्निक जो है वो रिग्रेशन टेक्निक है। उसमें अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि क्या 2 वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, अगर हैं तो क्या स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, और क्या हम एक वेरिएबल को दूसरे की बुनियाद पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब प्रिडिक्ट करने की बात आती है, यानी गैस कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे का फंक्शन बनेगा, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करेगा। एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट लेंगे, दूसरे को आप डिपेंडेंट लेंगे, फिर आप ये जो है वो काम कर सकते हैं। जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो तो कोरिलेशन में जवाब मिल जाता है कि रिलेशन है या नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और वो स्ट्रांग है या वीक है। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन वाली बात है, ये डिमांड करती है कि कोई वेरिएबल एक डिपेंडेंट तस्वर किया जाए, किसी दूसरे को इंडिपेंडेंट तस्वर किया जाए, फिर उसकी डायरेक्शन के मुताबिक उसका एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए, एक वेरिएबल दूसरे का फंक्शन बने, उस फंक्शन को कैलकुलेट किया जाए और उस फंक्शन को फिर यूज़ किया जाए एक वेरिएबल की वैल्यू के बदले में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को गैस करने के लिए। तो ये चीज़ आ जाती है फिर कोरिलेशन में। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल presents dependent variable as a linear function of one or more independent variables। लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि आपके पास वेरिएबल्स का एक सेट होगा, कम से कम 2 होंगे, उनमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट बन जाएगा, दूसरा इंडिपेंडेंट कहलाएगा। यानी एक वेरिएबल वो जिसकी वैल्यूज़ आप खुद से फिक्स कर सकते हैं या अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट। और दूसरा वेरिएबल वो जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप चूज़ कर लेते हैं। मतलब आप कहते हैं रैंडमली 10 स्टूडेंट्स ले लें, एज उनकी रखनी है जी 2 की 14 साल, 2 की 18 साल, 2 की 15 साल, और इस तरीके से मुख्तलिफ एजेस आप खुद से डिसाइड करते हैं इतनी इतनी एज वाले स्टूडेंट्स लेने हैं। अब आप उनकी हाइट्स मेजर करते हैं। एज तो आपने अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली ले ली, लेकिन उनकी हाइट पे आपका इख्तियार नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, उनकी हाइट जो वो रैंडमली आएगी। तो इसमें फिर ये सिचुएशन बन जाती है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है कि जब आपके पास prediction of a single quantitative variable is required on the basis of another single quantitative variable, और इसमें स्ट्रेट लाइन रिलेशन जो है वो हमें ये प्रोडिक्शन के काबिल कर दे, यानी दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन जो है वो लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, और एक वेरिएबल को फिर हम यूज़ करके दूसरे वेरिएबल को प्रोडिक्ट कर सकें। अमूमन हमारे पास चूँकि यहाँ भी सैम्पल का डाटा ही होता है, आप पॉपुलेशन लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं, आप सैम्पल लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। आम तौर पर हमारे पास डाटा जो होता है वो सैम्पल का होता है। तो जो सैम्पल की रिग्रेशन लाइन होती है, जो सैम्पल में से हम एक रिलेशन निकालते हैं, डिपेंडेंस रिलेशन या रिग्रेशन रिलेशन निकालते हैं, जिसको हमने प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करना होता है, वो एस्टिमेटेड रिग्रेशन या फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है। या इन्होंने फिटेड का लफ्ज़ कहीं ना कहीं जाके लिखा होगा, शायद ना लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एस्टिमेटेड या फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन का उसको नाम दिया जाता है। और उसमें हम y को प्रेडिक्ट करते हैं
बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यू कोई हमें पता होती है, हम उस एक्स की वैल्यू को उसमें पुट करते हैं और वाई की वैल्यू को गैस करने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये सैम्पल डाटा जो है ये हम बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए। लीनियर जो है उससे मुराद होता है स्ट्रेट लाइन, और जो सिंपल से मुराद होता है देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट, दो ही वेरिएबल्स इसमें होते हैं। यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम मज़ीद आगे चलें तो मेथड, अच्छा यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ पहले। ये मैथमेटिक्स में भी आप स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ ये अगर आप इस लाइन पर गौर करें ना ज़रा, ये जो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसमें ए जो है ये मैथमेटिकली अगर आप बात करें तो ये इंटरसेप्ट है एक स्ट्रेट लाइन का, यानी वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ कट करती है आपकी लाइन वाई एक्सिस को, और बी जो होता है ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिक्स में जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो आपको इंटरसेप्ट भी गिवन होता है, आपको स्लोप भी गिवन होती है, यानी आपको पता होता है कि इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ कट करना है और इस लाइन की स्लोप क्या है। जब ये दोनों चीज़ें पता हो तो लाइन के बारे में कोई डाउट रह नहीं जाता। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आपके पास एक्स वाई वैल्यूज़ का के पेयर्स का एक सेट आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि चेक करें ये पेयर, ये वैल्यूज़ आपस में रिलेटेड हैं, अगर रिलेटेड हैं तो क्या इनकी रिलेशन की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, अगर हो सकती है तो बताएं उसकी स्लोप क्या होगी, तो बताएं उसका इंटरसेप्ट क्या होगा। यानी यहाँ एक्स वाई पॉइंट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें ना तो स्लोप का पता है ना हमें इंटरसेप्ट का पता है, और हमने उन दोनों डाटा जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की, एक्स और वाई की वेरिएबल्स की, दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, लाइन अननोन है, उस अननोन लाइन को हम गेस कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये मैथमेटिक्स से डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसमें ज़ाहिर है जब आप लाइन असेस करेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप दुरुस्त लाइन असेस कर सकें। मुख्तलिफ वेरिएबल्स के जब आप मुख्तलिफ सैम्पल्स लेंगे दो वेरिएबल्स के, तो हर वेरिएबल से आपके पास जो सैम्पल है उससे आपको डिफरेंट लाइन जो मिल सकती है, तो वो मुख्तलिफ मेथड आप यूज़ कर सकते हैं उस लाइन को गैस करने के, उसको एस्टिमेट करने के या कैलकुलेट करने के। तो हर मेथड आपको एक मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन दे सकता है। तो एक आपकी ट्रू अननोन लाइन है, एक आप गैस कर रहे हैं कि ये लाइन उस तरह की हो सकती है, ये लाइन है जो असल लाइन के करीब है। तो अब वहाँ आपके पॉइंट्स आपकी लाइन से डेविएट भी करेंगे, जब डेविएट करेंगे तो फिर एरर्स होंगे, यानी आपकी लाइन एग्जैक्टली ट्रू लाइन के क्लोज नहीं होगी और उनमें फ़र्क आ रहा होगा, पॉइंट्स उस लाइन के बिल्कुल ऊपर फॉल नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ फिर एरर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम फिर एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं, उसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स कहते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स की फ़िलासफ़ी ये है, ये कहता है जी कि वाई फ़र्ज़ करें किसी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू है और वाई हैट उसी वेरिएबल की एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है किसी स्ट्रेट लाइन से। कोई स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वेयर्स लाइन कहलाएगी अगर y माइनस वाई कैप, यानी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के फ़र्क का स्क्वेयर, इनका अगर आप सम कर लें, सम y माइनस वाई कैप स्क्वेयर, ये मिनिमम हो, तो फिर वो लीस्ट स्क्वेयर्स लाइन कहलाएगी। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर यही काम करता है कि ये एरर्स के स्क्वेयर्स को मिनिमाइज कर देता है। एक इस तरीके से लाइन को कैलकुलेट करता है कि ऑब्जर्व्ड और फिटेड वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंसेस यानी जो एरर्स हैं उनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये इसका जो मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन तक ही मैं छोड़ रहा हूँ इसके रिग्रेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी नोटेशन सारी डिस्कस करके फिर इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जो है वो आऊँगा और ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह रिग्रेशन शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको
कंप्लीट ही कर दूँ, ना हुआ तो एक छोटा सा लेक्चर और आ जाएगा और ये फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक जो है।